हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अनवरत रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि अब परीक्षाएं बहुत ही जल्द आरंभ होंगी। लॉकडाउन भी लगभग सभी प्रदेशों से हट गया है, तो अब आप लोग कमर कस लीजिए और अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से करिए। तो चलिए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ रहे थे, जिसके 2 भाग हम पढ़ चुके हैं पहले ही। मैंने पिछले वीडियो में आपको अमेजन घाटी के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर किया है, और इससे पहले मैं अफ्रीका पढ़ा चुका हूँ कंप्लीट आपको, और ऑस्ट्रेलिया, दोनों कॉन्टिनेंट में कंप्लीट कर चुका हूँ। और तीसरा चल रहा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। हो सकता है इस वीडियो में या एक वीडियो और बनाना पड़े, उसमें ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। मैंने पिछले वीडियो में आपको बात किया था, ये आपका इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री। यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में? सेल्वास वन पाए जाते हैं। काफ़ी वर्षा वाला क्षेत्र था ये। अमेजन घाटी है, अमेजन नदी यहीं से निकलती है ये पूरा, और यहाँ पे मुहाना बना के अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये सब मैं पहले दिखा चुका हूँ। पेरू से बहती है, ब्राज़ील में बहती है, अटलांटिक महासागर में मुहाना बना के यहाँ पे गिरा देती है। भूमध्य रेखा पर ही मुहाना बनता है इसका यहाँ पे, ठीक है। ये भी बताया था सेल्वास वनों की जो एक विशेषता है कि यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ये है, यहाँ पे महोगनी वृक्ष पाए जाते हैं। महोगनी वृक्ष सेल्वास वनों में बहुल्य मात्रा में पाए जाते हैं। महोगनी वृक्ष सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये भी आपको जान के अच्छा लगेगा कि एक लकड़ी पाई जाती है जिसका नाम है वालसा वुड। ये वालसा लकड़ी जो है, ये संसार में सबसे हल्की लकड़ी है। वर्ल्ड लाइटेस्ट वुड वालसा, ठीक है, संसार की सबसे हल्की लकड़ी है। ये भी यहाँ पाई जाती है। एनाकोंडा अजगर, ये भी सेल्वास वनों में ही पाया जाता है, क्योंकि सेल्वास वन भूमध्य रेखा पर है, और वर्षा वन वाला जो क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र होता है, आप सभी को पता है। अब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पिछले वीडियो में, ये सब जानकारी मैं दे चुका हूँ। आप पिछला वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ मैंने ये भी बताया कि नदी क्यों निकलती है, कैसे निकलती है, वन यहाँ क्यों वर्षा वन होते हैं, क्या कारण है, सब मैंने बताया है। क्यों पानी बनता है, क्यों हवाएं उठती हैं, क्यों यहाँ पे कैसा क्षेत्र बनता है विषुवत रेखा पर जिससे पानी गिरने की संभावनाएं बनती हैं, सब बातें मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। आप वहाँ जाके देखिए। जिस वजह से संसार की बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ विषुवत रेखा के पास से बनी हैं, जैसे अमेजन हो गया, कांगो हो गई, और भी कई सारी हैं। तो आप देखिए कि पिछला वीडियो। एनाकोंडा अजगर भी मैंने बताया दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये आपका हो गया था जो है पिछले वीडियो में ही। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपको आज नई चीज़। देखिए, ये था आपका सेल्वास वाला क्षेत्र। इसके ऊपर आप जाओगे 30 से 40 अंश, या तो दक्षिण में या उत्तर में, तो यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सवाना तुल्य जलवायु या सवाना जलवायु। ये जो जलवायु है इसको बोलते हैं सवाना जलवायु। इसकी क्या विशेषता है? तो यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। ये कैसा क्षेत्र है? जैसे ये होता है विषुवत रेखा वाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये कैसा होता है? ये होता है उच्च उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। मैं इधर लिखता हूँ उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। समझ गए आप? ये ऐसा क्षेत्र पाया जाता है दुनिया में, चाहे आप इधर वाला ले लें या इधर वाला ले लें, पूरे विश्व का सबसे शुष्कतम क्षेत्र होता है, सबसे शुष्कतम क्षेत्र। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा मरुस्थलों का विकास होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं अभी जब पढ़ाऊँगा आगे चल के वीडियोज़ में, मरुस्थल कैसे बनता है, क्यों बनता है, उसके कंडीशंस, सारी स्थितियाँ उसकी बताऊँगा, तब वहाँ आप और अच्छे समझेंगे। तो ये सबसे शुष्कतम प्रदेश होता है, 30 से 40 अंश दक्षिण या 30 से 40 अंश उत्तर, ठीक है। इस प्रकार की जलवायु में सवाना जलवायु, इस प्रकार की जलवायु को सवाना जलवायु कहते हैं।
यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं लंबे, कठोर और कड़ी घास की लकड़ियाँ पाई जाती हैं, कड़ी घासें पाई जाती हैं, लंबे लंबे कठोर झाड़ियाँ टाइप की जो घास पाई जाती है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये तो इस कंडीशन में ऐसा होता है। अब दक्षिण अमेरिका में ऐसी कहाँ पे जगह है? तो ये आप देख पा रहे हैं इक्वेटर, ठीक है। मैंने विषुवत रेखा में बताया था कौन सी जलवायु यहाँ पाई जाएगी। तो यहाँ पे सिलवास वन पाए जाते थे और यहाँ पे वर्षा वन खूब ज़्यादा पाए जाते थे। अब जो इसके उत्तर में है, 2 देशों में ऐसी जलवायु पाई जाती है, सवाना जलवायु। और इस प्रकार के जो घास के मैदान होते हैं, जैसे यहाँ पे सिलवास वन होते थे या सिलवास मैदान कहे जाते थे, ऊपर क्या कहे जाएंगे, 2 क्षेत्रों में पाई जाती है, वेनेजुएला और ये आपका होता है गुयाना। देख पा रहे हैं मैप में, ये वेनेजुएला है, ये गुयाना है। तो मैं इधर लिखता हूँ वेनेजुएला प्लस गुयाना। ये कहाँ है? नॉर्थ साइड में, उत्तर में। और दक्षिण में कहाँ? ये इधर दक्षिणी ब्राज़ील जो है आपका, ये दक्षिणी ब्राज़ील में, साउथ ब्राज़ील, इन 2 क्षेत्रों में ऐसे मैदान पाए जाते हैं। अब इनको हम बोलते क्या हैं तो आप समझिए, मैं थोड़ा सा रफ करके लिखता हूँ, आपको हो सकता है देखने में कन्फ्यूजन हो जाए। देखिए, जो वेनेजुएला वाला है और गुयाना वाला है, जो उत्तर में पाया जाता है, उत्तर में इनको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर में इनको हम बोलते हैं जो है लानोस। इन घास के मैदानों को हम लोग उत्तर में क्या बोलते हैं? यहाँ वेनेजुएला और गुयाना में लानोस। वहीं इनको दक्षिण में यानी ब्राज़ील में क्या बोलते हैं? ब्राज़ील में इनको बोलते हैं हम लोग कैंपोस। बात क्लियर? ये कैसे मैदान होते हैं? कटीले, लंबे, कठोर घास के मैदान होते हैं। सबसे शुष्क एरिया होता है जहाँ जनता बहुत कम निवास करती है और मरुस्थल ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं। बहुत ही सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है। भारत में भी एक है क्षेत्र, आप कमेंट करके बताइएगा क्या है, मैं इतना बता देता हूँ। अच्छा चलो, थोड़ा सा महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है, ठीक है। आपको पता हो तो आप बिल्कुल बताइएगा, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। तो ये मैंने बता दिया घास के मैदान। अब बात करते हैं थोड़ा सा और अंदर जाकर। देखिए, ये था आपका उष्णकटिबंधी, ये था उपोष्णकटिबंधी। अब जो ये क्षेत्र आता है, ये जो क्षेत्र आता है, इसको बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधी। शीतोष्णकटिबंधी दिख रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, ये उत्तर में भी यही होता है, दक्षिण में भी यहाँ होता है। इस जलवायु प्रदेश में क्या होता है? लंबे मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। इधर गेहूँ, मक्का की खेती बहुत ज़्यादा होती है। सबसे सुविकसित संसार में जो जगह होती है जहाँ पे अच्छी खासी जैव विविधता पाई जाती है, जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं, जहाँ पे मतलब जो है नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्रीज रहते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा क्षेत्र जो होता है ये कहलाता है। ऐसे घास के मैदानों को, ऐसी जलवायु को हम लोग प्रेयरी जलवायु कहते हैं। प्रेयरी घास के मैदान, जैसे ऐसा क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में क्या कहलाता है? नॉर्दर्न अमेरिका। जो पढ़ाऊँगा इसके बाद पढ़ाऊँगा वही पढ़ाऊँगा। उत्तरी अमेरिका में जो है ग्रेट लेक्स के चारों ओर का क्षेत्र, ग्रेट लेक्स के पूरा सराउंडिंग का जो भी एरिया आता है कनाडा और यूएसए के अंदर, वो सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र कहलाता है पूरे संसार में। क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा चारागाह होता है, अच्छा खासा पशुपालन होता है, कृषि बहुत ज़्यादा होती है, तो और भी कई सारे संसाधन हैं। मक्का उक्का की खेती सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए यूएसए मक्का उत्पादन में नंबर 1 है। उसी जगह कागज़ उत्पादन में जो शीतोष्ण, अभी मैं बताऊंगा आगे चल के, कागज़ उत्पादन में, लुगदी उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है शीतोष्ण वाला क्षेत्र आता है, तो वहाँ पे कनाडा सबसे नंबर 1 है, ठीक है।
तो ये सब आपको आगे जानकारी मिलेंगी। तो नॉर्दर्न अमेरिका में ऐसे मैदानों को प्रेयरी बोला जाता है, लेकिन मैंने बताया है पिछले वीडियो में जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ा रहा था कि जगह जगह ऐसे मैदानों को जगह जगह अन्य नाम से बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका क्या नाम है, यहाँ पे ऐसी जलवायु पाई जाती है अर्जेंटीना में और उरुग्वे। ये उरुग्वे है, ये जो क्षेत्र है आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ जो क्षेत्र है ये पूरा पाया जाता है आपका इधर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, ये यहाँ पे प्रेरी जलवायु जो होती है इसको बोलते हैं पंपास। पंपास ऐसे घास के मैदानों को क्या बोलेंगे हम लोग, पंपास घास के मैदान। आप बात समझ गए। अब इस पंपास की हम विशेषता आपको बताते हैं, यहाँ क्या होता है। सबसे नॉर्मल सी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि पंपास या प्रेरी जो है, तो यहाँ पे पंपास बोलते हैं, यहाँ प्रेरी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं। सब मैं बता चुका हूँ पीछे, आप देखिए हमारे वीडियो, ऑस्ट्रेलिया पढ़िए हमसे, मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो पंपास की विशेषता है कि इसको अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं, अर्जेंटीना का हृदय, हार्ट ऑफ अर्जेंटीना इस घास के मैदान को कहते हैं, क्योंकि बहुत डेवलप क्षेत्र है अर्जेंटीना का, ठीक है। और यहाँ पर एक घास उगाई जाती है जिसका नाम है अल्फ़ा अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा घास उगाई जाती है यहाँ पे। तो आप समझ गए बात, ये हो गई घास के मैदानों के बारे में चर्चा। तो मैंने तीनों प्रकार के घास के मैदान आपसे चर्चा कर लिए हैं। अब मैं कुछ और बातें बताऊंगा। एक आप बात यहाँ से जानिए, वो ये है विशेष, ये आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा देश है, पराग्वे, ठीक है। ये अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राज़ील है। तो पराग्वे से एक नदी निकलती है पराग्वे, ये आपकी जो है ब्राज़ील है, ब्राज़ील से एक निकलती है नदी पराना। यहाँ आपका उरुग्वे है, उरुग्वे से एक नदी निकलती है उरुग्वे। और ये तीनों उरुग्वे, पराना, पराग्वे यहाँ पे मिलती हैं और एक समूह बनाती हैं प्लाटा। कौन कौन सी नदी निकलती है, पराग्वे से मैंने बताया, पराग्वे ये उत्तर से दक्षिण में क्रम लिखता हूँ, उत्तर से दक्षिण की ओर 3 नदियाँ निकलती हैं और तीनों नदियों का नाम तीनों देशों के नाम पे पड़ा है। जैसे सबसे पहले पराग्वे में पराग्वे नदी, पराग्वे, फिर उसके बाद पराना, तीसरी है उरुग्वे। एक बार फिर से देखिए, यहाँ से पराग्वे, ये पराना, ये उरुग्वे, ये सीमा है। तो उरुग्वे ये अंदर से निकलती है, ये गलत थोड़ा सा बना है, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, ये अंदर यहाँ बॉर्डर के पास से निकलती है। पराग्वे, पराना, उरुग्वे, ये तीनों नदियों का समूह कहलाता है प्लाटा, प्लाटा नदी तंत्र। अभी 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि प्लाटा नदी तंत्र की 3 जो है तीन नदियों के बारे में बताइए, या तीनों नदियों का मतलब जो है पूछा था कि किस देश से निकलती हैं। तो तीनों एक ही नाम से निकलती हैं और इनका तंत्र है प्लाटा नदी तंत्र। ये एक यहाँ पे खाड़ी है, ये एक खाड़ी है, रियो डेल ला प्लाटा, रियो डेल ला प्लाटा, रियो डेल ला प्लाटा, ये यहाँ पे है अर्जेंटीना और यहाँ पे उरुग्वे के दक्षिण पूर्व में यहाँ पे खाड़ी है, रियो डेल ला प्लाटा की खाड़ी। ये तीनों नदियाँ रियो डेल ला प्लाटा की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं। तो आप मेरी बात समझ गए, ये हो गया प्लाटा के बारे में। और आप समझिए, देखिए आपको मैंने चिली के बारे में थोड़ा बताया था, एक तथ्य मुझसे छूट गया था चिली का, जो कि खासा महत्वपूर्ण है। आप मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ तक तो चिली जो है पूरा शुष्क एरिया है, लेकिन यहाँ पे जो है ये कटा छटा कुछ क्षेत्र दिख रहा है। मैं इधर आपको बनाता हूँ, देखिए ये चिली है, उसके बाद में कुछ ऐसा दिखता है, आप मैप में देखिएगा, ऐसे है, फिर उसके बाद ऐसे उठ गया है और ये चला गया है, और यहाँ से एक खाड़ी है, दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा है, ये कुछ ऐसे है, यहाँ पे एक खाड़ी है, जिसके बाद यहाँ से फिर से अलग हो गया है यूं,
देख पा रहे हैं आप? इसको क्या बोलते हैं? ये है टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप जो है, यहाँ तक दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी विस्तार है। ये जो कोना है इसको क्या बोलते हैं? केप हॉर्न। इस सिरे को हम लोग क्या बोलते हैं? केप हॉर्न। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है यार, ये कैमरा सही से नहीं सेट है। खैर इधर देखते हैं। ये है केप हॉर्न। ये जो खाड़ी है, ये कौन सी खाड़ी है? ये है आपकी मैगलन जल संधि, मैगलन स्ट्रेट। नहीं दिख रहा है आपको? चलिए मैं ऊपर बताता हूँ। ये जो खाड़ी है टेरा डेल फ्यूगो और मुख्य भूमि जो केप हॉर्न है, इसके बीच की जो ये खाड़ी है, ये है मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि इससे मुख्य भूमि से अलग हो गया है टेरा डेल फ्यूगो। इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। टेरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है, मैं टेरा डेल फ्यूगो को ऊपर बनाता हूँ, देखिए ऐसे कुछ है। इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस पर चिली का अधिकार है, और जो ये वाला क्षेत्र है, इस पर अर्जेंटीना का अधिकार है। अर्जेंटीना का अधिकार, आप बात समझ गए मेरी? इधर चिली का अधिकार है, इधर अर्जेंटीना। ये जो मुख्य भूमि से अलग है। खाड़ी यहाँ पे कौन सी है? स्ट्रेट, जिसको मैगलन जल संधि द्वारा। अब जो ये तट है, यहाँ से समुद्र का पानी अंदर जाता है यहाँ तक के, तो यहाँ पे कई सारे द्वीप बन गए हैं। इस द्वीप को हम लोग क्या बोलते हैं? समझ रहे हैं आप? जो कटा छटा क्षेत्र होता है जिसमें समुद्र का जल अंदर जाता है। जैसे आप लैगून झीलों के बारे में पढ़ते हैं, तो लैगून झीलें क्या होती हैं? उसका सिर्फ एक इतना सिरा से जाता है, बाकी तट पूरा ऐसे रहता है। तो ये जो पानी अंदर आ जाता है, इसको लैगून झीलें ऐसे बनती हैं, ऐसे, जिसका पानी अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ कई सारे लैगून टाइप के बन गए हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं फियोर्ड तट। इसको बोलते हैं फियोर्ड तट, यानी फियोर्ड कोस्ट या फियोर्ड बैंक। समझ गए आप? फियोर्ड तट। ऐसे तटों को हम लोग क्या बोलते हैं? दिख रहा है ना आपको? फियोर्ड तट। दुनिया में फियोर्ड तट के सिर्फ 2 उदाहरण हैं। एक तो ये चिली में है, दक्षिणी चिली में फियोर्ड तट, ठीक है, जहाँ पे कई सारे द्वीप बन जाते हैं, छिछड़ा समुद्र होता है, छिछला सा समुद्र होता है। समझ गए आप? कई सारे द्वीप, आर्कीपिलागो एक टाइप का बन जाता है, छोटा सा। और आप जब एक मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये आप देख चुके हैं, आप पढ़िएगा इसको, हैं? अब इसको रफ करता हूँ, आगे थोड़ा समझाऊँगा। इसका एक उदाहरण तो चिली में मिलता है, दक्षिणी चिली में, जो मैं ये बता चुका हूँ, चिली में। इसका दूसरा उदाहरण मिलता है जब मैं पढ़ाऊँगा, यूरोप है, यूरोप में है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। कौन सा है? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप या स्कैंडिनेवियाई द्वीप समूह जिसको बोलते हैं। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप नहीं, द्वीप समूह, आप जान, द्वीप समूह, स्कैंडिनेवियाई आर्कीपिलागो, ठीक, इंग्लिश में आर्कीपिलागो बोला जाता है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ठीक है। वहाँ पे जो है सब 3 इसमें आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये 3 देश आते हैं। ऐसा कुछ बना है। तो उसका भी जो पश्चिमी सिरा है, नॉर्वे वाला, वो भी ऐसे ऐसे ही बना है। तो वहाँ पर भी हमको देखने को मिल जाता है क्या? फियोर्ड तट। आप समझ गए? दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे तट हैं, फियोर्ड तट, जहाँ पे छिछड़ा समुद्र का जल अंदर मिल जाता है। तो ये आपकी जानकारी हो गई, काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे। और भी अभी कई सारी चीज़ें अब जो है, अब आपको एक स्टैटिक जीके का पोर्शन में दूंगा। आप मेरे साथ पढ़िए, आपको कोई किताब नहीं पढ़ने पड़ेगी, ना लूसेंट, ना स्पीडी, ना आपको परीक्षा वाली किसी भी तरह की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई सारी और भी किताबें हैं। आप ऊंचे लेवल की बात तो मैं किया ही नहीं, तो CD लेवल की बुक्स हैं। खैर आप देखिए, तो एक अब यहाँ पे आप देखते हैं कोलंबिया है। कोलंबिया के पश्चिम में
दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे एक देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका नाम है कोटोक्वेक्सी। कोटोक्वेक्सी ज्वालामुखी जो है दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। एक बात और बता दूं कि जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, पर्वतमाला जो है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला पर ही पाए जाते हैं। मैंने एक बार और एक चीज़ बताई है कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पाया जाता है। इसी वीडियो में, पहले वीडियो में बनाया, उसका नाम है ओजेस डेल सलाडो। लेकिन अंतर क्या है, ये भी सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा, बट ये कैसा है, ये सक्रिय नहीं है, ये नॉन एक्टिव है। सबसे ऊंचा ये है, लेकिन ये क्या है, ये एक्टिव है। आपको क्लियर हो गई मेरी बात? ओके, तो ये हो गया लेक्चर आज का। आई होप अब लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा होगा। तो मैं जो कुछ रिमेनिंग चीज़ बची हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है? हाँ, अगर आपको मेरी मेहनत में दम लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं फ्रूटफुल हूँ, आप ये मत समझिएगा कि ये एक एग्ज़ाम के लिए है, रेलवे के लिए है, या ओनली एसएससी के लिए है, या बैंक के लिए है, या आप समझ लें यूपी ट्रिपल एससी है। मैं किसी एक एग्ज़ाम को फोकस नहीं कर रहा हूँ। आप मेरा स्तर एक उच्च कोटि के छात्र की तरह से भांपें और आपको समझ में आ जाएगा। आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, और भी जगह आप पढ़ के देखिए, तब मेरा वीडियो देखिए। आपको नॉलेज और आपको कंटेंट के बारे में मैं एक बात कहूँगा, ना भूतो ना भविष्यति, ना ऐसा कभी हुआ है यूट्यूब पे और ना कभी होगा जो मैं दे रहा हूँ। तो आप विश्वास करिए और पढ़िए। अगर आपका चाहे ग्रेड ए, मैं फिर एक बार कहता हूँ, चाहे ग्रेड ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे सी का हो, चाहे डी का हो, XYZ, आप क्वेश्चन करिए। सिर्फ आप पेपर देखिए। IAS PCS का हो, चाहे जहाँ का भी हो, वहाँ तो पेपर दिया जाता है, आप वहाँ के क्वेश्चन देखिए। मैं तीसरा महाद्वीप पढ़ा रहा हूँ, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो तब आप मुझसे कहिए। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आप नहीं कर पा रहे हो। मैं आपको ये भी नहीं कहता हूँ कि 100% कंटेंट दे रहा हूँ, बट मैं आपको जो है करीब से करीब 95% 96% ज़रूर दे रहा हूँ। आप मेरे साथ लेकिन 3 चीज़ लेकर पढ़िए। आपके दीवार पे वर्ल्ड ज्योग्राफी का फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पॉलिटिकल, और आपके पास ऑक्सफोर्ड एटलस स्टूडेंट है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप 95% ज्योग्राफी कंप्लीट लेकर पढ़ रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं किसी एक किताब से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप इतना समझ चुके होंगे। ओके, तो आप मेरी बातों को उन बच्चों तक पहुँचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद, आपसे धन्यवाद।